हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौजवान। हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्लास है बायोलॉजी के सामान्य परिचय के बारे में। तो आज हम लोग बायोलॉजी के सामान्य परिचय बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों कि विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, कहलाता है जीव विज्ञान। क्या कहलाता है दोस्तों? जीव विज्ञान कहलाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क एवं ट्रीवेरनस ने। लैमार्क एवं ट्रीवेरनस ने कब किया था? तो 1801 ईस्वी में किया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन अगला कहता है कि जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है? बताइए दोस्तों, जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो वो है अरस्तु। कौन है दोस्तों? अरस्तु। चलिए दोस्तों, अगला है कि जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो वो लैमार्क ने समझाया थे। किसने समझाया था दोस्तों? लैमार्क ने समझाया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? बताइए दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है। कौन है दोस्तों? हिप्पोक्रेटस है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में चिकित्सा के जनक कौन है? बताइए दोस्तों कि भारत में चिकित्सा के जनक कौन है? तो चरक हैं। कौन है दोस्तों? चरक। और बताइए दोस्तों कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थ्रियोफ्रेटस। कौन है दोस्तों? थ्रियोफ्रेटस वनस्पति विज्ञान के जनक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। रेलवे ग्रुप डी में बार बार क्वेश्चन यहीं से आते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? बताइए दोस्तों कि भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? तो सुश्रुत हैं। कौन है दोस्तों? सुश्रुत। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या कहलाता है दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी। चलिए दोस्तों, हिस्टोरिया एनामिल्स के लेखक कौन है? पुस्तक है किसकी है दोस्तों? तो वो है अरस्तु की। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कि हिस्टोरिया प्लेंटोरम पुस्तक है किसकी है दोस्तों? तो थ्रियोफ्रेटस की। किसकी है दोस्तों? थ्रियोफ्रेटस की। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला चैप्टर है कि जीवधारियों में वर्गीकरण। क्या है दोस्तों? जीवधारियों का वर्गीकरण। अब आ जाते हैं दोस्तों जीवधारियों का वर्गीकरण, जो कि इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता कहा जाता है कैलोरस लीनियस को। किसे कहा जाता है? कैलोरस लीनियस को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। किसने किया था दोस्तों? तो कैरोलस लीनियस ने। कब किया था? तो 1753 में। कब किया था दोस्तों? 1753 में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया था। किसने किया था? कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किसने किया था? तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट एच और व्हिटेकर ने। रॉबर्ट एच व्हिटेकर। कब किए थे? तो 1969 ईस्वी में किए थे। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है। कौन कौन है दोस्तों? तो आपका पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप एवं जंतु, पांचवा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं कौन से जगत में? बताइए दोस्तों कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा जगत में। कौन से जगत में? तो मोनेरा जगत में। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मोनेरा जगत के सदस्य हैं। कौन है दोस्तों? मोनेरा जगत के सदस्य कौन कौन हैं? तो आपका है जीवाणु, नील हरित शैवाल, जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि
प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों? प्रोकैरियोटिक जीवों में क्या नहीं होता है? तो केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों? केंद्रक नहीं होता है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। किस जगत में सम्मिलित किए जाते हैं? एक कोशिकीय या यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत में। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। कौन कौन सदस्य हैं? प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन हैं? तो आपका 1 नंबर शैवाल, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ। कौन कौन दोस्तों प्रोटिस्टा जगत के सदस्य? तो शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? तो केंद्रक। क्या होता है? तो केंद्रक यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जीवाणु। जीवाणु के बारे में बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो जीवाणु का पहला क्वेश्चन है कि जीवाणु का खोज किसने किया था? बताइए दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूएमन हॉक ने की थी। ल्यूएन हॉक किसने की थी? ल्यूएन हॉक। कब की थी दोस्तों? 1683 में। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि जीवाणु विज्ञान का पिता कौन है? बताइए दोस्तों कि जीवाणु विज्ञान का पिता कौन है? तो ल्यूएन हॉक हैं। कौन है दोस्तों? ल्यूएन हॉक हैं। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि जीवाणु नाम दिया था, किसने दिया था? जीवाणु नाम किसने दिया था? तो एहरेनबर्ग ने। किसने दिया था? एहरेनबर्ग ने। कब दिया था दोस्तों? तो 1829 में। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि कोशिकीय संरचना वाले छोटा जीव है। कोशिकीय संरचना वाले छोटा जीव है बैक्टीरिया, जिसे हम लोग जीवाणु कहते हैं। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणु बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो म्यूकोपेप्टाइन से बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति। चलिए दोस्तों, और आप प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं, तो अच्छे से देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि दलहनी पौधे की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी पौधे की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? तो राइजोबियम। कौन है दोस्तों? राइजोबियम। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है दोस्तों? तो राइजोबियम। कौन करता है दोस्तों? राइजोबियम। आपका अगला प्रश्न है कि दूध में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन है? बताइए दोस्तों कि दूध में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन है? तो लैक्टोबैसिलस। कौन है दोस्तों? लैक्टोबैसिलस। चलिए दोस्तों, और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? तो वो किए थे जोसेफ लिस्टर ने। किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच किए थे। किसने किया था? रॉबर्ट कोच। चलिए दोस्तों, और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है। कितना एस? जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70 एस। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने छाट के लाए हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने की संभावना होती है। वही आज हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के बेसिक से एडवांस लेवल तक के प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ का पहला प्रश्न है कि प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ होता है, क्या होता है दोस्तों? एक कोशिकीय होता है कि द्विकोशिकीय कि बहुकोशिकीय? बताइए दोस्तों। प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जीव होता है प्रोटोजोआ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो गोल्डफस ने किए थे। किसने किया था? गोल्डफस। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं। कौन कौन है दोस्तों? प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन कौन हैं? तो अमीबा है, यूग्लिना है, प्रोटोजमियम है, एट अमीबा है और हिस्टोलिका है। कौन है कौन दोस्तों? अमीबा, यूग्लिना, प्रोटोजमियम, एंट अमीबा और हिस्टोलिका। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हरा प्रोटोजोआ। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं विषाणु वायरस के बारे में। तो
तो वायरस से जो जो प्रश्न बनते हैं वो आपके सामने हम ला दिए हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है वायरस, विषाणु। संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है विषाणु। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि विषाणु के अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। विषाणु के अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की। किसने किया था? इवानोवस्की ने 1892 में किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के। प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि विषाणु का आकार कितना के माइक्रोन के बीच होता है? कितना माइक्रोन के बीच होता है? तो विषाणु का आकार 0.15 से 0.2 माइक्रोन के बीच होता है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि रासायनिक रूप से विषाणु होता है, क्या होता है दोस्तों रासायनिक रूप से? तो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कोशिका विज्ञान के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। कोशिका विज्ञान क्या है? तो कोशिका विज्ञान जीवन की मूलभूत इकाई है। किसे कहते हैं? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को। जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। अगला प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? बताइए दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। और बताइए दोस्तों कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। क्या है दोस्तों? साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। कब किया था? तो 1838 से 1900 में। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है दोस्तों? जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। कौन कौन होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। बताइए दोस्तों, कहाँ नहीं पाए जाते हैं केंद्रक एवं केंद्रिका? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी कोशिका होती है। तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की। चलिए दोस्तों, आप और भी प्रश्न हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के तौर पर। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग कोशिका की संरचना। क्या देखते हैं दोस्तों? कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना से पहला प्रश्न बनता है कि जीवन का भौतिक आधार है। बताइए दोस्तों, जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, और भी देख लेते हैं। तो और कहता है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो डुजार्लिन ने की थी। किसने की थी? डुजार्लिन ने की थी। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1839 में किया था। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है? हेक्सले का है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है? हेक्सले का कथन है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न बनता है कि जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? बताइए दोस्तों, जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? तो शुल्ज ने दिया था। किसने दिया था? शुल्ज ने। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि पादप कोशिकाओं की बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। चलिए दोस्तों,
और आपका अगला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका जीव, केवल पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और देख लेते हैं दोस्तों, तो कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है दोस्तों कोशिका भित्ति? तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। चलिए दोस्तों और भी देख लेते हैं। तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो पादप एवं जंतु दोनों में, कोशिका झिल्ली पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। चलिए दोस्तों और भी देख लेते हैं प्रश्न जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, रेलवे ग्रुप डी या फिर एनी कोई भी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही, एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखिएगा दोस्तों, जिससे आपको पता चलेगा कि किससे कितना प्रश्न बनता है, क्या क्या पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है, कौन करती है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली प्रदान करती है। चलिए दोस्तों, कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो लिपिड एवं प्रोटीन का, लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। चलिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण तो माइटोकॉन्ड्रिया ही हैं, जिसे अल्टमैन ने खोज किया था। बेहद ही महत्वपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि इससे बार बार प्रश्न देखे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? यही सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्न, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? अल्टमैन ने। चलिए दोस्तों और भी अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो बेंडा ने नाम दिया था। किसने दिया था? बेंडा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, किस में नहीं होता है? तो जीवाणु में नहीं होता है। चलिए दोस्तों और भी अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव्य कहलाता है मैट्रिक्स। क्या कहलाता है दोस्तों? मैट्रिक्स। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण VVI प्रश्न है दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि कोशिका का जनक श्वसन केंद्र है। बताइए दोस्तों, कोशिका का श्वसन केंद्र है, कोशिका का श्वसन केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? बताइए दोस्तों, सबसे अच्छा प्रश्न है कि कोशिका श्वसन करती है। बताइए दोस्तों, कोशिका श्वसन करती है माइटोकॉन्ड्रिया से, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो ATP के रूप में। बताइए दोस्तों, ATP के रूप में। और आपको कमेंट में ये बताना है कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। बताइए दोस्तों, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है दोस्तों, कि इससे पता चल जाएगा कि आप लोग कितने GK में अच्छे हो। तो आपका अगला प्रश्न बनता है कि ATP का निर्माण किसने किया था? ATP का निर्माण किस में होता है? ATP माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ATP की इकाई होती है ऊर्जा, ATP की इकाई ऊर्जा होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है क्रेब्स चक्र? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र की खोज हेंस क्रेब्स ने की थी। किसने की थी? हेंस क्रेब्स ने की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न बन रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है क्रिस्टी को, क्रिस्टी को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का दिल। चलिए दोस्तों आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपके लिए अगला क्लास लाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण, इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका क्लास अगला जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण फिजिक्स पे आने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।